व्यवस्था 1792। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई। थॉमस मुनरो 1819 ईस्वी से 1826 के बीच मद्रास का गवर्नर रहा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुनरो ने इसे 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया। इसके तहत कंपनी तथा रैयत यानी किसानों को बोला जाता था के बीच सीधा समझौता या संबंध था। राजस्व के निर्धारित तथा लगान वसूली में किसी जमींदार या बिचौलियों की भूमिका नहीं होती थी। कैप्टन रीड तथा थॉमस मुनरो द्वारा प्रत्येक पंजीकृत किसान को भूमि का स्वामी माना गया। वह राजस्व सीधे कंपनी को देगा और उसे अपनी भूमि के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था, लेकिन कर न देने की स्थिति में उसे भूमि से वंचित होना पड़ता था। इस व्यवस्था के सैद्धांतिक पक्ष के तहत खेत की उपज का अनुमान कर उसका आधा राजस्व के रूप में जमा करना पड़ता था। थॉमस मुनरो। नामकरण और विचारधारा। रैयतवाड़ी दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें रैयत का आशय प्रजा यानी किसान से है एवं वाड़ी का आशय प्रबंध से है, अर्थात किसानों के साथ प्रबंधन। दूसरे शब्दों में रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश कंपनी द्वारा प्रचलित एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य या सरकार किसानों के साथ प्रत्यक्ष तौर पर भू राजस्व का प्रबंधन करती है। यह मद्रास, बम्बई, आसाम एवं सिंध के क्षेत्र में यह व्यवस्था प्रचलित थी, अर्थात भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के कुल भूभाग के 51% भूमि पर यह व्यवस्था लागू थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रचलन के संदर्भ में मूल रूप से दो विचारधाराएं प्रस्तुत की जाती है, पूंजीवादी विचारधारा और उपयोगितावादी विचारधारा स्मरणीय है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के पीछे सबसे अधिक पूंजीवादी विचारधारा तथा पूंजीवादी विचारधारा का मानवीय चेहरा उपयोगितावादी विचारधारा मुख्य तौर पर जिम्मेदार था। इस विचारधारा का केंद्रीय मान्यता था कि भूमि के ऊपर उस वर्ग का स्वामित्व होना चाहिए जो उस भूमि से अपना श्रम लगाकर फसलों का उत्पादन करता है, और यही वजह है कि अर्थशास्त्री रिकॉर्डों के सिद्धांत से प्रभावित होकर जमींदारों को गैर उत्पादक वर्ग मानते हुए किसानों को ही भूमि का मालिक स्वीकार किया गया। इस पद्धति के तहत किसानों के साथ भू राजस्व का निर्धारण भी रिकॉर्डों के सिद्धांत पर ही आधारित था, जैसे कुल उत्पादन का किसान का कुल लागत, शेष और उस शेष पर राज्य एवं किसानों के बीच फसल से प्राप्त आय का बंटवारा। विशेषतः रैयतवाड़ी पद्धति में भूमि का मालिकाना हक किसानों के पास था। भूमि को क्रय विक्रय एवं गिरवी रखने की वस्तु बना दी गई। इस पद्धति में भू राजस्व का दर वैसे तो 1/3 होता था, लेकिन उसकी वास्तविक वसूली ज़्यादा थी। इस पद्धति में भू राजस्व का निर्धारण भूमि के उपज पर न करके भूमि पर किया जाता था। इस पद्धति में सूर्यास्त का सिद्धांत प्रचलित था। प्रभाव। भू राजस्व का निर्धारण भूमि के उत्पादकता पर न करके भूमि पर किया गया, जो किसान के हित के लिए सही नहीं था। इस पद्धति में भू राजस्व का दर इतना ज़्यादा था कि किसान के पास अधिशेष नहीं बचता था। परिणाम स्वरूप किसान महाजनों के चुंगल में फंसते गए। इस तरह महाजन की एक क्षण जमींदारी के रूप में उभर कर आने लगे। इस व्यवस्था ने दोषपूर्ण राजस्व व्यवस्था के कारण किसानों के पास इतना अधिशेष नहीं बचता था कि वह कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए निवेश कर सके। परिणाम स्वरूप किसान धीरे धीरे कर्ज और लगान के कुचक्र में फंसते चले गए। यद्यपि इस व्यवस्था में फसलों के वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, लेकिन इसका भी लाभ किसानों को प्राप्त नहीं हो पाया। यह लाभ सौदागर, सरकार एवं महाजन को मिला। कुल मिलाकर रैयतवाड़ी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के सापेक्ष निस्संदेह एक प्रगतिशील कदम था, लेकिन विद्यमान ढांचा साम्राज्यवादी था, जिसका केंद्रीय उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण करना था।